हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वाले वीडियो में हम लोग नीट के पीवाईक्यू की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे एंड हम लोग बेसिकली रोटेशनल डायनेमिक्स के पीवाईक्यू कर रहे थे एंड इससे पहले हमने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 कंप्लीट किया था। ये हमारा लेक्चर 3 होने वाला है। तो बेसिकली इस लेक्चर 3 के अंदर हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी के इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस आज तक पीवाईक्यू के अंदर पूछे गए हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली लेक्चर 1 के अंदर मैंने सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे पीवाईक्यू के अंदर वो सारे डिस्कस किए थे एंड लेक्चर 2 के अंदर मैंने यहाँ पे टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर वेलोसिटी से रिलेटेड, एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आज तक पीवाईक्यू के अंदर पूछे गए हैं वो सारे मैंने इन लेक्चर 2 के अंदर डिस्कस किए थे। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 नहीं देखा है तो मैं बोलूंगा कि पहले लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 देखिए, जहां पे आप लोगों को इनकी क्लैरिटी होगी। उसके बाद में आप लेक्चर 3 देखिए जहां पे हम लोग इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखो, आप लोगों को यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये 2021 में पूछा गया है, लेकिन इस साल 2025 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था नीट के अंदर। नीट 2025 में सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, इक्विलिब्रियम ऑफ ए रोड। तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने ऑलरेडी नीट 2025 के सॉल्यूशन का जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है वहां पे ये वाला सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग ये 2025 वाला सॉल्यूशन वहां पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग उसके आगे के पीछे के ईयर्स के जो पीवाईक्यू है ना वो डिस्कस करेंगे। तो चलो अब लोग हम यहाँ पे ये वाला पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से एंड उसके बाद में आराम से तसल्ली से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन है, कंफ्यूजन, मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, मास यहाँ पे ग्राम में दे रखा है कुछ, एंड तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को बिना कोई गलती के सोल्व करने का। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या देगा, ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास 500 ग्राम एंड लेंथ 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेंथ है, रोड आप लोगों को दे रखी है, ये कितनी है 200 सेंटीमीटर। तो एल हमारा कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर एंड इसका मास कितना हो जाएगा 500 ग्राम। तो इसको मैं केजी में क्या 1/2 केजी लिख सकता हूँ, हाफ केजी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है, ए वेज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क ए मास ऑफ, हाँ अब देखो यहां से आना, देख ये 0 है, यहां से इस रोड की लेंथ मेजर करना स्टार्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 0 सेंटीमीटर एंड यहां से 40 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एक वेज रखा हुआ है, इसको मान लेते हैं पी। मतलब ये वाले जो रोड है इस वेज पे क्या है, बैलेंस्ड है एक तरीके से। ए मास ऑफ 2 केजी इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रोड, ये 2 केजी मास सस्पेंड किया गया है 20 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे आप 20 सेंटीमीटर देख सकते हैं। एंड अनदर मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रोड एट 160 सेंटीमीटर। मतलब यहां से इस जीरो वाले पॉइंट से लेके यहां तक ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है 160 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो ये वाला कितना बच गया, ये वाला डिस्टेंस बच गया यहाँ पे 40, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फाइंड वैल्यू ऑफ m सच दैट रोड इज इन इक्विलिब्रियम, ये रोड इक्विलिब्रियम में रहती है तो m की वैल्यू क्या रहनी चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे m पे नीचे की तरफ यहाँ पे क्या लगेगा, mg लगेगा एंड यहाँ पे क्या लगेगा 20 लगेगा, ओके 20 न्यूटन यहाँ पे फोर्स लगेगा। अब देखो ये जो रोड आप लोगों को दिख रही है इसकी लेंथ कितनी है 200 सेंटीमीटर। ये एक यूनिफॉर्म रोड है, क्वेश्चन में बोला है यूनिफॉर्म रोड होने का मतलब है कि इस रोड का जो सेंटर ऑफ मास है ना वो एकदम मिड पॉइंट पे यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे, एंड मिड पॉइंट यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे इस रोड का mg लगेगा। तो कितना लगेगा 1/2 इंटू जी, एंड जी की वैल्यू 10 है तो ये कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। अब सेंटर ऑफ मास एकदम मिड पॉइंट में होगा, मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो 100 सेंटीमीटर है, कितना है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाले डिस्टेंस हम लोग मेजर कर सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस आएगी 60 सेंटीमीटर एंड ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, ओके कितनी आएगी 20 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस फर्दर कितनी आ जाएगी हमारी 60 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले यहाँ पे डिस्टेंसेस लिख ले। अब सवाल ये आता है कि हम लोग डिस्टेंसेस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि ये जो रोड है ना, ये रोड है ना इक्विलिब्रियम में है। किसमें है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये है कि इस रोड के ऊपर नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स 0 है एंड ऐसे ही नेट टॉर्क भी कितना है इस रोड के ऊपर, ये भी कितना है 0, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये रोड यहाँ पे पी पॉइंट पे सपोर्टेड है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, इसको मैंने क्या बोल दिया एन, पी पॉइंट पे, ठीक है, इस वेज की वजह से। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे इस पी पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इस पी पॉइंट के अबाउट इस जो ये रोड है इसके ऊपर नेट टॉर्क हम लोग क्या करेंगे 0 करेंगे, क्योंकि रोड यहाँ पे किसमें है इक्विलिब्रियम में है, तो नेट टॉर्क कितना होगा 0 होगा। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द रोड इज इन रोटेशनल
इक्विलिब्रियम अबाउट पॉइंट ओ, पॉइंट पी, ओ नहीं पी, ठीक है। सो नेट टॉर्क अबाउट पी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0। सो हम लोग टो पी हम लोग क्या लिखेंगे, टॉर्क ऑफ नॉर्मल प्लस टॉर्क ऑफ 20 न्यूटन प्लस टॉर्क ऑफ 5 न्यूटन प्लस टॉर्क ऑफ mg, ठीक है। यहां पे कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो ये नॉर्मल लग रहा है, एक ये 20 लग रहा है, एक ये 5 न्यूटन लग रहा है, एक ये mg लग रहा है। तो यहां पे ध्यान से देखो, ये जो नॉर्मल है ये तो इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो देखो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क जो होता है वो F इंटू आर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, फोर्स की। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो सबसे समझने वाली चीज ये है कि इस P पॉइंट के अबाउट, इस P पॉइंट के अबाउट ये वाला 20 न्यूटन है ना, वो इधर घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंड ये 5 न्यूटन इधर घुमाएगा क्लॉकवाइज, एंड ये mg भी किधर घुमाएगा क्लॉकवाइज, इस P पॉइंट के अबाउट। मतलब इस P पॉइंट के अबाउट ये वाला 5 न्यूटन एंड mg क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, एंड ये वाला 20 न्यूटन कैसा घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है ना, उसको पॉजिटिव लेते हैं, एंड क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो यहां पे देखो ये दोनों वैल्यू नेगेटिव होंगी, तो ये दोनों वैल्यू नेगेटिव होंगी तो इधर आ जाएंगी तो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो क्या इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, तो 20 न्यूटन इज इक्वल टू टो 5 न्यूटन प्लस टो mg। अब देखो 20 न्यूटन का टॉर्क लिखने के लिए हमें 20 न्यूटन इंटू, देखो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 न्यूटन, सो 20 इंटू 20 इज इक्वल टू, इस 5 न्यूटन का लिखना है, तो देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस आप लोग देख सकते हो ये कितनी है, 60 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 60 प्लस mg इंटू ये वाली टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये वाली 60 प्लस 60 दैट इज 120। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 400 इज इक्वल टू 300 प्लस mg इंटू 120। सो यहाँ पे mg इंटू 120 इंटू 120 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 400 माइनस 300 कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 10। तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/12 kg, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हम लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका आंसर देने का ट्राई करूंगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो चलो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2017 के अंदर पूछा गया है, नीट के अंदर। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, बेसिकली इस क्वेश्चन में थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो हम लोग देखते हैं कि क्या कंट्रोवर्सी हुई थी एंड इसमें क्या करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन एनटीए ने दिए थे, ये चारों में से कोई भी सही नहीं है, तो सही ऑप्शन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, ऑप्शन तो चलो ठीक है सही नहीं दिए होंगे एनटीए ने, लेकिन इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है, हर एक स्टेटमेंट को समझना जरूरी है, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट में यहाँ पे आना एक कॉन्सेप्ट छुपी हुई है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए अगर आप नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखो ये वाला स्टेटमेंट जो है ना वो रोंग है। क्यों रोंग है मैं आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान से समझना। देखो जब हम लोग बात करते हैं ना सेंटर ऑफ मास की एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पे हम लोग पूरी की पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पे mg एक्ट करता है, एंड अगर mg एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी तो आ गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g भी तो आ गया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पे पूरी बॉडी का वेट लगता है, एंड वेट के अंदर क्या आता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g आता है, एंड अगेन सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे पूरी बॉडी का मास हम कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। अब देखो इसको इस एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमारे पास एक बॉडी है, ध्यान से समझना, जैसे मान लो ये थोड़ी एक बड़ी बॉडी में ले लेता हूं यहाँ पे, एंड ये वाली हाइट है ना h मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, h, ठीक है। ये हमारे पास में एक बॉडी है, तो क्या मैं इस बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। मैंने यहाँ पे ये मिड पॉइंट, तो देखो सेंटर ऑफ मास जो होता है ना वो सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, मतलब जहां पे हम लोग पूरी की पूरी बॉडी का क्या मान सके, मास कॉन्सेंट्रेटेड मान सके। तो यहाँ पे ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है। अब बात आती है जी की, किसकी, जी। अब मान लेते हैं कि ये आप लोगों को यहाँ पे जितना भी स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे की तरफ जी की वैल्यू है, एंड जी यहाँ पे यूनिफॉर्म है, जी यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म है। जी यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है यहाँ पे
कि ऊपर वाली बॉडी का जितना वेट है, ऊपर वाली बॉडी का जैसे पूरा मास अगर m है तो ऊपर वाली बॉडी का जितना वेट है उतना ही नीचे वाली बॉडी का वेट होगा। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो सेंटर ऑफ मास है एंड यही क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। यही पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जब g हमारा यूनिफॉर्म होता है उस केस में सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कर जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं। अब ध्यान से समझना। अब सेकंड केस में मैं क्या बोल रहा हूं कि जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो जी जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है। जी क्या हो रहा है, इंक्रीज। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जी की वैल्यू मैं G1 मान लेता हूँ, यहाँ पे जी की वैल्यू क्या मान लेता हूँ, G2। तो बेसिकली ऊपर से नीचे की तरफ जाने पे जी बढ़ रहा है, इसका मतलब G2 वो ग्रेटर देन क्या है, G1। तो नीचे की तरफ वेट ज्यादा होगा ना, क्योंकि नीचे वाला जो ये हमारा ये m/2 मास है एंड ये भी m/2 मास है। तो हम लोग जब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो जी की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये वाला वेट ज्यादा होगा एंड ये वाला वेट कम होगा। तो उस केस में क्या होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इस सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट से नीचे की तरफ यहां पे कहीं पे आ जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अब उसका दूसरा केस भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे मान लो नीचे की तरफ अगर आ रहे हैं तो जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जी की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब कि नीचे वाला जो ऊपर वाली बॉडी है ना, यहाँ पे इस केस में यहाँ पे जी की वैल्यू ज्यादा है एंड यहाँ पे जी की वैल्यू कम है। तो उस केस में क्या होगा कि ऊपर वाली जो बॉडी है उसका वेट ज्यादा होगा, नीचे वाली बॉडी का वेट क्या होगा, कम होगा। मतलब नीचे वाला जो हाफ पार्ट है उसका वेट क्या होगा, कम। उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो सेंटर, ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। बिकॉज ये केवल तभी हो सकता है जब जी क्या हो, जब जी क्या हो, यूनिफॉर्म हो। आई होप आप लोगों को ये वाला स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अब उसके बाद में हम लोग यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0। अब देखो ये वाला स्टेटमेंट हम लोग समझते हैं। तो देखो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पे हम लोग पूरी की पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पे हम लोग पूरी की पूरी बॉडी का वेट कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं। अब ये दोनों पॉइंट किस तरीके से डिफरेंट होते हैं ये मैंने यहाँ पे इस ऑप्शन 1 के अंदर आप लोगों को क्लियर कर दिया। अब देखो सेंटर ऑफ मास जो होता है ना, उसको जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी से कोई मतलब ही नहीं है। सेंटर ऑफ मास को, सेंटर ऑफ मास को ग्रेविटी से मतलब नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ग्रेविटी से मतलब है। तो यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट केवल तभी सही हो सकता है जब सेंटर जी क्या हो, यूनिफॉर्म। क्योंकि जब जी यूनिफॉर्म होगा तब सेंटर ऑफ मास पे ही क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे। उस केस में ये वाला स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग। अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की जगह पे यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता ना, तो ये वाला स्टेटमेंट सही होता, अदरवाइज ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। फिर उसके बाद में हमारे पास में है थर्ड, ए कपल ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस द ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन इन ए बॉडी। तो हमारे पास में ये एक बॉडी मान लेते हैं, ठीक है। अब कपल का आप लोगों को पता होगा, ये एक बॉडी मान लेते हैं। कपल का मतलब होता है कि दो फोर्स यहां पे एक्ट कर रहे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इनको कपल बोलते हैं बेसिकली। अब ध्यान से देखो, ये दोनों जो फोर्स यहां पे लग रहे हैं, इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स तो अभी भी 0 है ना, क्योंकि इस वाले डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F, ये फोर्स इस वाले डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो यहां पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है, ये बात सही है। लेकिन क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम है? ध्यान से देखो, अगर यहां पे आप एक पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट एक कंसीडर कर लो, ओ पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट ये वाला फोर्स यहां पे कैसा घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा। एंड इस वाले पॉइंट ओ के अबाउट ये वाला फोर्स भी कैसा घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो अब यहां पे इस वाले फोर्स, दोनों फोर्स की वजह से यहां पे जो टॉर्क आ रहा है इस बॉडी के अंदर, ये दोनों फोर्स की वजह से ये वाला जो टॉर्क आ रहा है ना, ये कैसा है, क्लॉकवाइज। तो यहां पे नेट टॉर्क जो है ना, वो नॉट इक्वल टू क्या है, 0। इस केस में यहां पे ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये वाला स्टेटमेंट, ए कपल ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, नहीं, ये रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करती है लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस नहीं करती है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मेरे को इस क्वेश्चन करने को में बहुत मजा आया, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग फोर्थ ऑप्शन समझते हैं, एंड ये भी एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मींस दैट स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट ए लार्जर लोड। तो सबसे पहले तो मैकेनिकल एडवांटेज का आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये होता है लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये बोल रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा है, इसका मतलब लोड ग्रेटर देन क्या है, एफर्ट। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि हमें ज्यादा लोड उठाने के लिए कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तभी मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है। तो अगर हमें ज्यादा लोड उठाना है एंड
मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ज्यादा लोड उठाने के लिए एफर्ट कम लगाना पड़ रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। तो इन चारों में से हमारे 3 स्टेटमेंट 1 2 3 रॉन्ग है एंड केवल 4th स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही। तो हमारे ऑप्शंस के हिसाब से ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये है ना एक तरीके से बोनस क्वेश्चन होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करने में बहुत मजा आया होगा, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये। ओके, तो अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है एंड ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2015 के अंदर पूछा गया। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए रोड ऑफ वेट W इज सपोर्टेड बाय 2 पैरेलल नाइफ एज A एंड B एंड इज इन इक्विलिब्रियम इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हमारे पास एक रोड है एंड ये यहाँ पे A एंड B, हमारे पास में 2 नाइफ है, यहाँ पे इन दोनों के ऊपर टिकी हुई है एंड इसका वेट कितना दिया गया है, W। अब मैंने ये वाली जो यहाँ पे यूनिफॉर्म रोड क्यों नहीं बनाई, इस तरीके से रोड मैंने क्यों बनाई है, अभी आप लोगों को पता लग जाएगा। द नाइव्स आर एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम ईच अदर, मतलब इन दोनों जो यहाँ पे नाइफ है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, D। एंड द सेंटर मास ऑफ रोड इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम A, द नॉर्मल रिएक्शन ऑन A इज। तो बेसिकली मान लेते हैं कि यहां से आप लोगों को x डिस्टेंस पे यहां पे कहीं पे इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास। अब देखो हमने इस तरीके वाली रोड क्यों लिया है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि ये यूनिफॉर्म रोड है कि नहीं है, हमें ये पता है कि ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास है एंड जहां पे सेंटर ऑफ मास होगा वहीं पे क्या लगेगा, वेट लगेगा, डब्ल्यू नीचे की तरफ। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब आप लोगों को करना है तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भी रोड किसी पॉइंट पे सपोर्ट में है तो वहां से उस रोड के ऊपर नॉर्मल लगता है। जैसे मान ली यहाँ पे सपोर्ट में है तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन बी नॉर्मल लगेगा, यहाँ पे सपोर्ट में है तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन ए नॉर्मल लगेगा। तो बेसिकली इस रोड के ऊपर यहाँ पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो एन ए एंड एन बी ऊपर की तरफ लग रहे हैं एंड एक डब्ल्यू किधर लग रहा है, नीचे की तरफ यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो ए पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है, एक्स डिस्टेंस है, तो हमारा ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे कितना बच जाएगा, d माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है, d है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक x है, तो ये कितना बच गया, d माइनस एक्स। हमें यहाँ पे एन ए की वैल्यू निकालनी है, चलो हम लोग एन बी की वैल्यू भी यहाँ पे निकालेंगे कि एन बी की वैल्यू भी क्या होगी, ठीक है। आप लोगों को कुछ सीखने को मिल जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सोल्व करें तो ये रोड है ना, यहाँ पे रोड इक्विलिब्रियम के अंदर है, ये रोड किसमें है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम के अंदर है एंड इक्विलिब्रियम आना 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रांसलेशनल, आप लोगों को पता होगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एंड दूसरा जो होता है वो क्या होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है कि नेट फोर्स जो होता है ना वो जीरो होता है किसी भी डायरेक्शन में, एंड यहाँ पे नेट टॉर्क जो होता है ना वो जीरो होता है। तो अगर ये रोड यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, इसका मतलब इस रोड के ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या होना चाहिए, जीरो। ये सिग्मा यहाँ पे एडिशन को, सबमिशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे क्या है, ऊपर वाई डायरेक्शन में ऊपर लगने वाले फोर्सेस नीचे लगने वाले फोर्सेस के इक्वल होना चाहिए। तो ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे, एन ए प्लस एन बी, एंड ये किसके इक्वल होना चाहिए, डब्ल्यू के इक्वल होना चाहिए। ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन 1। फिर उसके बाद में टॉर्क टो नेट अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, किसी भी पॉइंट के अबाउट। यहां पे आप इस सेंटर ऑफ मास इसको ओ पॉइंट मान लेते हैं, ओ के अबाउट नेट टॉर्क जीरो कर सकते हैं, ए के अबाउट नेट टॉर्क जीरो कर सकते हैं, बी के अबाउट नेट टॉर्क जीरो कर सकते हैं। अब देखो आप लोगों की मर्जी, आप किसी के भी अबाउट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को किस चीज का ध्यान रखना है, अगर आप बी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो करोगे ना तो आपको डायरेक्ट एनए की वैल्यू मिल जाएगी यहां पे, ठीक है। लेकिन अगर आप ए पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो करोगे तो आपको एनबी की वैल्यू मिलेगी, एंड उस एनबी की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट करने के बाद में आपको एनए की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन में एनए की वैल्यू यहां पे पूछा है। तो देखो एग्जाम में हमें थोड़ा स्मार्टली चलना होता है, एग्जाम में हमें टाइम सेव करना होता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व करता तो मैं क्या करता, इस बी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो करता। ओके, सो नेट टॉर्क अबाउट बी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। क्यों बी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्यों जीरो करूंगा, क्योंकि मुझे डायरेक्ट एनए की वैल्यू मिल जाएगी, मुझे अननेसेसरी कैलकुलेशन यहां पे नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं यहां पे सिंपली क्या लिखूंगा, टो बी इज इक्वल टू टो एन बी प्लस टो एन ए प्लस टो एम जी, एंड दैट इज डब्ल्यू। इस एम जी को मैं क्या लिख देता हूं, डब्ल्यू, एंड ये किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल। अब देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। ये एनबी जो है ये तो बी पॉइंट से ही पास कर रहा है, तो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब टो एन ए प्लस टो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। अब ध्यान से देखो इस ओ पॉइंट के अबाउट, सॉरी इस बी पॉइंट के अबाउट, इस बी पॉइंट के अगर आप ध्यान से देखो तो इसका तो टॉर्क तो जीरो हो गया, लेकिन डब्ल्यू इसको कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंड यहां पे एन ए कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज।
मतलब इस बी पॉइंट के अबाउट इस W का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है एंड Na का टॉर्क कैसा है, क्लॉकवाइज। तो बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम लोग क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं, एंड क्लॉकवाइज टॉर्क को हम लोग क्या लिखते हैं, नेगेटिव। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, तो W इज इक्वल टू तो Na। देखो Na, तो Na नेगेटिव होगा तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, W इंटू डी माइनस एक्स, ये वाला टॉर्क कितना हो जाएगा, W इंटू ये वाली डिस्टेंस कितनी है, डी माइनस एक्स, इज इक्वल टू तो Na, Na इंटू टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी। तो Na हमारा कितना आ जाएगा, W डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा यहाँ पे, डी। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये जो देखो, ये तो एन बी है ना यहाँ पे। अब देखो ये एन ए की वैल्यू हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे, तो एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू है, तो एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बाई डी, डी माइनस एक्स। तो यहाँ पे एन बी इज इक्वल टू, अगर हम लोग डी यहाँ पे एलसीएम ले लें तो आ जाएगा डब्ल्यू डी माइनस डब्ल्यू डी प्लस डब्ल्यू एक्स। ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स बाई डी। दिस इज द वैल्यू ऑफ एन बी। ओके, तो आई होप इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वाला लेक्चर समझ में आ रहा है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको कैसा लग रहा है, यहाँ पे चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को पढ़ाने का। उसके बाद में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इस जो अपना चैनल है इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग केवल नीट की फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, कोई शोर शराबा नहीं है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें यहाँ पे हम लोग सीखते हैं। ठीक है, एंड अगर पहली बार है तो आप खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे आप लोगों के सामने। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ ओ एज इट्स सेंटर। यहाँ पे ओ आप लोगों को सेंटर दिया हुआ है। F1 vector, F2 vector and F3 represent three forces acting alongside AB, BC and AC respectively. If the total torque about O is 0, then the magnitude of F3, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वेक्टर फॉर्म में दिया गया है, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर एंड F3 वेक्टर। तो अगर ये O पॉइंट हमारा सेंटर पॉइंट है, तो आप लोगों को इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता होगी कि ये A पॉइंट की इन तीनों लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है, तीनों साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या होती है, सेम होती है। यहां से इस तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अगर मैं इसको x बोलूंगा तो ये भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, एंड ये भी क्या हो जाएगी, x। पॉइंट O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, सेम। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि O के अबाउट नेट टॉर्क कितना है, तो नेट अबाउट O कितना है, 0। इसका मतलब यहां पे कि इन फोर्सेस के टॉर्क आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, तभी तो नेट टॉर्क 0 निकल के आएगा ना। अब ध्यान से देखो, इस O पॉइंट के अबाउट हम लोग देखते हैं कि ये F1 किस वाले डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। देखो ये वाले इस O पॉइंट के अबाउट ये वाला जो F1 है वो इधर घुमाएगा, तो ये कैसा टॉर्क आ जाएगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा टॉर्क आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एक मिनट, एंटी क्लॉकवाइज। ये F2 इस वाले पॉइंट के अबाउट किधर घुमाएगा, इधर, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। एंड अब देखो ध्यान से देखो, F3 को क्या मैं, ये F3 यहां पे इस वाले डायरेक्शन के अलोंग लग रहा है, तो क्या मैं यहां पे F3 को ऐसा बना सकता हूं। अब ध्यान से देखो, इस O पॉइंट के अबाउट ये जो F3 है वो कैसे घुमाएगा इसको, क्लॉकवाइज। तो बेसिकली यहां पे ध्यान से देखो, अब यहां पे ध्यान से देखो, F1 एंड F2 के टॉर्क की वजह से जो रोटेशन है वो इस O पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन F3 के टॉर्क की वजह से जो रोटेशन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज। तो बेसिकली हम लोगों को ये पता है कि एंटी क्लॉकवाइज वाले जो टॉर्क होते हैं ना, वो क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टॉर्क ऑफ 1 प्लस टॉर्क ऑफ 2, ये किसको बैलेंस कर देगा, टॉर्क ऑफ 3। तो टॉर्क ऑफ 1 कितना हो जाएगा, F1 इंटू एक्स, प्लस ये कितना हो जाएगा, F2 इंटू एक्स, एंड ये हो जाएगा F3 इंटू एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, F3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, F1 प्लस F2। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जो 2002 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए रोड ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड इट्स मास पर यूनिट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस x फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम दैट एंड विल बी एट। तो यहाँ पे डिस्टेंसेस हमें दी गई है। तो सबसे पहले तो इसकी लेंथ 3 मीटर दी गई है, तो हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं, 3 मीटर मान लेते हैं। एंड इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि जो मास पर यूनिट लेंथ है, तो यहाँ पे लैम्बडा को क्या बोल देता हूं मैं, लैम्बडा क्या है यहाँ पे, मास पर यूनिट लेंथ।
लेमड़ा मास पर यूनिट लेंथ है। तो लेमड़ा प्रोपोर्शनल एक्स, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि लेमड़ा जो है वो एक्स के प्रोपोर्शनल है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है के। तो ये हमारा लेमड़ा की वैल्यू हो गई, मतलब पर यूनिट लेंथ इतना मास है इस रोड का। अब देखो x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे मास ऑलमोस्ट 0 है, एंड सबसे ज्यादा मास जो होगा वो इस वाले एंड की तरफ होगा, बी एंड की तरफ होगा, मतलब एट x इज इक्वल टू 3 मीटर पे सबसे ज्यादा मास होगा यहाँ पे यूनिट मास। तो जब इधर से इधर जाएंगे तो मास बढ़ता जा रहा है यूनिट लेंथ के लिए। तो बेसिकली इस वाले जो रोड है इसकी शेप मैंने कुछ इस तरीके से बना ली ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इनिशियली मास बहुत कम है एंड फिर ऐसे जाते जा रहे हैं तो मास यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज समझने की जरूरत है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें बताना है, एंड आप लोगों को यहाँ पे क्या कंसीडर करना है कि जो जी है ना वो जी यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म है। एंड जब जी यूनिफॉर्म होता है तब सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये दोनों एक ही पॉइंट होते हैं, सिंगल पॉइंट। ओके, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल पॉइंट को। तो यहाँ पे जी के बारे में कुछ भी, वेरिएशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, तो हम लोग यहाँ पे जी को क्या मानेंगे, यूनिफॉर्म। एंड जैसे ही जी को यूनिफॉर्म मानेंगे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ जो मास है वो दोनों एक ही पॉइंट बन जाएगा। एंड जब सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट बन गया, उस पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालेंगे, वही हमारी किसकी पोजीशन होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन होगी। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है एक्स डी एम इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एल डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी एम फ्रॉम 0 टू एल। ये वाला फॉर्मूला है, आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पहले भी यूज किया होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस दूर जाके एंड यहाँ पे एक छोटा सा dx एलिमेंट ले लेंगे, कितना सा dx एलिमेंट, एंड इसका मास हमने कितना मान लिया, dm इसका मास मान लिया। अगर dm इसका मास मान लिया तो क्या मैं यहाँ पे dm लिख सकता हूं, dm इज इक्वल टू लेमड़ा इंटू dx, मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx लेंथ। ये हमारा क्या हो जाएगा, dm। लेमड़ा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, kx इंटू dx, ये क्या हो जाएगा, dm की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद में हम लोग xcm निकालने के लिए इंटीग्रेशन 0 टू 3, क्योंकि l की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे dm की, kx dx इंटू एक x हमारे पास में पहले से डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन 0 टू 3 kx dx। अब देखो यहाँ पे k कैंसिल हो जाएगा क्योंकि k तो एक कांस्टेंट है, तो k यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 3 ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन 0 टू 3 एक्स डी एक्स। एंड जब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में एक्ससीएम कितना निकल के आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट फ्रॉम 0 टू 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट फ्रॉम 0 टू 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 2 मीटर। एंड हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वाला एग्जांपल समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला गया है कि जी यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट पे होंगे। तो यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं कि ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना है, 2 मीटर। तो ये वो पॉइंट है जहां पे सेंटर ऑफ मास भी है एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी, मतलब यहाँ पे इस रोड पे अगर mg कहीं पे लग रहा होगा ना तो वो यहाँ पे mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, मिड पॉइंट पे यहाँ पे mg नहीं लगेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो 250 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू रेज 75 kg मास फ्रॉम ए पुली इफ रोप इज पुल्ड 12 मीटर देन द लोड इज लिफ्टेड टू 3 मीटर, द एफिशिएंसी ऑफ द पुली सिस्टम विल बी। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन 2001 के अंदर पूछा गया है, एंड ये थोड़ा सा ना अलग क्वेश्चन है, मतलब अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किया ना उससे थोड़ा अलग क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 या 3 ऐसे फॉर्मूले बताऊंगा जो आप लोगों को याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं कि यहाँ पे एफर्ट एंड लोड का पूरा काम है, एफर्ट एंड लोड। देखो हम लोग लोड कितना उठा रहे हैं, 75 kg, कितना एफर्ट लगा के, एफर्ट हम लोग लगा रहे हैं 250 न्यूटन। तो 75 kg उठा रहे हैं तो ये वेट कितना हो जाएगा, लोड इंटू जी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 750 न्यूटन। मतलब इतना लोड हम लोग उठा रहे हैं, कितना एफर्ट लगा के, 250 एफर्ट लगा के, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे रोप का डिस्प्लेसमेंट दिया है एंड यहाँ पे जो पुली है उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिया गया, पुली की एफिशिएंसी पूछी है यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, आप लोगों को एक चीज समझने की जरूरत है कि फिजिक्स में एक चीज होती है ना, मैकेनिकल एडवांटेज। एम ए का मतलब क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज। इसका मतलब होता है लोड डिवाइडेड बाई एफर्ट, ठीक है। अब देखो लोड कितना है यहाँ पे 750 डिवाइडेड बाई एफर्ट कितना है 250। तो हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये मैकेनिकल एडवांटेज का
हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखो एफिशिएंसी जो होती है ना, एफिशिएंसी को ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे। एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाई, यहां पे आ जाएगा वेलोसिटी रेशियो वी आर। एंड वी आर यहां पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाई एफर्ट डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाई लोड, ये होता है वेलोसिटी रेशियो वी आर की वैल्यू। तो हमारे पास में वी आर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना। वी आर, तो ये रोप इज पुल्ड बाई 12 मीटर, देन द लोड इज लिफ्टेड टू 3 मीटर। तो लोड कितना लिफ्ट हुआ है? 3 मीटर। एंड हम लोग एफर्ट कितना लिफ्ट कर रहे हैं? 12 मीटर। तो हमारा कितना आ जाएगा? 12 बाई 3 एंड दैट इज इक्वल टू 4। ये वेलोसिटी रेशियो है। तो हो सकता है कि आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला एंड ये वाला फॉर्मूला थोड़ा नया देखने को मिला हो, लेकिन ये क्वेश्चन इसी तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कितना आ जाएगा? ईटा इज इक्वल टू एम ए, मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? 3 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 4। तो ईटा इज इक्वल टू आ जाएगा 0.75। एंड इसको अगर परसेंटेज में लिखना चाहो तो कितना आ जाएगा? 75%। तो ये एक नई कॉन्सेप्ट थी, तो आप लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में हमें एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एंड ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो 1997 के अंदर पूछा गया है। 1997 के अंदर पूछा गया। तो यहाँ पे क्या? कपल प्रोड्यूसेस। तो देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जैसे मान लो हमारे पास में एक बॉडी है, यहाँ पे हम लोग एक फोर्स लगाते हैं F, एंड एक फोर्स हम लोग यहाँ पे लगाते हैं F, ठीक है। कपल फोर्स का मतलब होता है कि सेम मैग्नीट्यूड में सेम, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, एंड एक बॉडी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे ये दोनों फोर्स लगते हैं। तो यहाँ पे देखो इस बॉडी के ऊपर F नेट फोर्स जो है ना वो कितना है? 0। बट कहीं इस मिड पॉइंट के अबाउट ये वाला फोर्स क्लॉकवाइज घुमाएगा, एंड ये वाला फोर्स भी कैसा घुमाएगा? क्लॉकवाइज। तो ये बॉडी है ना यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगी। तो यहाँ पे कपल की वजह से बॉडी है ना रोटेट तो करती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन या लीनियर मोशन नहीं होता है। तो यहाँ पे बॉडी के पास में कैसा मोशन आएगा? प्योरली रोटेशनल मोशन बॉडी के पास में आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।